जी बेटा, ये लास्ट वीक का ही है जो करना हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि हम मेमोरी पे ही बात कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें अगर हम एक चीज देखें कि इन शॉर्ट टर्म मेमोरी इनकोडिंग, like we discussed earlier that memory takes place in three stages. The first stage is encoding, the second is storage, and then the next stage is retrieval. So encoding is when स्टिम्युलस जो भी आपको सेंसेशन हो रही है, जो भी परसेप्शन है, वो उसको आप अटेंड करके इट गेट्स लाइक योर ब्रेन ट्रांसलेट्स इट इनटू इट्स ओन लैंग्वेज कि वो आपने इनकोड कर लिया है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, एसटीएम इज शॉर्ट फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी। इन शॉर्ट टर्म मेमोरी द इनकोडिंग इज मोस्टली थ्रू अकूस्टिक, मतलब अकूस्टिक कोडिंग मोस्टली होती है, विच मीन्स आपकी ऑडियो से, आपकी हियरिंग से ज्यादातर होती है। विजुअल कोडिंग भी होती है। So whatever you see can also be stored in the short-term memory and what you hear as well. But primarily it is through acoustic coding. And वो इसलिए है because that is easier for you to process and जो sound का जो stimulus होता है उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं perceive, ठीक है। So here यहाँ पर there is another example that ठीक है कि जब items, whenever you hear something that are similar sounding, then you are more likely to forget, या short term memory उसमें ज़्यादा affect होती है। Like for example, if I ask you to remember a series of letters, जैसे last time हमने numbers का recall किया था to check the capacity of your short term memory. So if I just ask you to recall a set of alphabets, and if I say it as like K, G, L, M, S, T, U. Okay? So if I ask you to recall this, जो मैंने अभी अभी कहा है, तो फिर इसको करके देखिए if you can remember it. K, G, L, M, S, T, U. Yeah, so these were the words that I said. Now try to remember another set of words. Um, जो मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है। जस्ट मिनट। जी, नाउ ट्राई टू रिमेम्बर, मतलब अगेन लिसन टू दी सेट ऑफ वर्ड्स एंड ट्राई टू रिकॉल इट। बी, सी, टी, पी, जी, वी, ई। तो अभी जो मैंने कहा है, ट्राई टू रिमेम्बर दिस। मैं लिख देती हूँ जो इसका जो करेक्ट आंसर है, B, C, T, P, G, V, E. So this was a little more difficult to recall. वजह क्या थी कि साउंड सबके सिमिलर थे। तो जब साउंड सिमिलर है, हाँ, ऑल आर वेरी सिमिलर, एग्जैक्टली। तो योर अकूस्टिक इनकोडिंग वो इसलिए नहीं हो पा रही कि द साउंड्स आर वेरी सिमिलर। तो आपका ब्रेन इट कांट कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, इट्स इजियर टू फॉरगेट, कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए आप देखिए कि अक्सर जब हम लोगों के नाम सोच रहे होते हैं, देयर आर लाइक बच्चों के नाम हैं, दो तीन भाई बहनों के, एंड इफ देयर सिमिलर साउंडिंग नेम्स, देन यू माइट फॉरगेट और यू माइट गेट कंफ्यूज्ड कि नाम क्या क्या थे। ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस दीज आर जस्ट बिकॉज हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसमें हमारी सिर्फ वर्किंग मेमोरी है। वट एवर यू प्रोसेस, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको आप साथ ही साथ प्रोसेस कर रहे हो, एंड देन द इंफॉर्मेशन गोज अवे। उसमें से जो काम की चीज है वो आपका ब्रेन खुद ब खुद लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर लेता है और बाकी की चीजों को वो डिस्कार्ड करता रहता है।
ठीक है। एंड विजुअल कोडिंग जो है वो भी इसी तरह से होती है। एंड मोस्टली यही होता है कि जिन टर्म्स में, जिन चीजों में देर देर इज नो अकूस्टिक इन्वॉल्व, जहाँ पर साउंड नहीं होता, पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, उसमें विजुअल कोडिंग ही होती है। बट स्टिल इवन देन देर इज सम काइंड ऑफ लाइक यू कुड से कि कोई वर्बल एलिमेंट आप उसमें अक्सर ऐड कर देते हैं, लाइक इन योर ब्रेन, इन योर माइंड, समटाइम्स इफ यू लुक एट अ पिक्चर वी अनकॉन्शियसली स्टार्ट डिस्क्राइबिंग इट एज वेल टू रिमेम्बर व्हाट इट इज। इट कुड बी द पिक्चर एज वेल, जो हमारी विजुअल कोडिंग भी हो सकती है, लेकिन समहाउ उसके साथ साथ कुछ मीनिंग या कोई और जो वो बेटम है, लाइक व्हेन यू लुक एट अ पिक्चर ऑफ अ सीनरी देन एंड इफ यू आस्क्ड टू लाइक रिमेम्बर व्हाट इट इज, तो यू वुड सी कि अच्छा यहाँ पे ट्रीज हैं, यहाँ पे पानी है, या एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स, but you have to give words to them somehow because it makes it easier for you to recall it. So remembering words are easier, language is easier because you're very familiar with it. आप उसको बोलते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, so remembering that is easy because of familiarity. Now there's another concept called eidetic imagery. Eidetic imagery is it is an exceptional quality which is present in some people, very rarely, it's not something जो सब में होती है, लेकिन eidetic imagery का मतलब है that whenever you look at something, you remember it as it is, 100% details के साथ, and even if it is for a short period of time. So this is like for which is why I said this is a very remarkable and very rare quality that's people, if whoever possess this quality, अगर वो किसी चीज को एक दफा देख लें तो उसके बाद वो as it is, मतलब they can reproduce it as it is, that's how clearly they remember it. Okay, so this is again आपकी जो memory का जो part है, जो images को code कर रहा है, the one that is reproducing the images, वो photogenic memory, बिल्कुल बिल्कुल जोहा वही होती है। फोटोजेनिक मेमोरी की तरह ये होती है कि जैसे जब हम कहते हैं ना कि फोटोजेनिक मेमोरी किसी की, कि आपने अगर एक बुक में से कोई चीज पढ़ ली है, देन यू रिमेम्बर इट एज इट इज, यू रिमेम्बर द वर्ड्स, यू कैन सी द वर्ड्स, और उसकी वजह यही होती है कि जो उस पेज की जो आपने वर्ड्स पढ़े हैं उसकी जो इमेज है, दैट गेट लाइक यू कैन हैव 100% रिकॉल ऑफ दैट, वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होता है। तो दिस इज अ स्पेशल एबिलिटी, सबके अंदर अगेन नहीं होती। मेमोरी कुछ लोगों की ज्यादा अच्छी होती है कंपैरेटिवली, but if somebody has an eidetic imagery, then you will obviously be able to tell because that person will have the special quality जो कि वो describe कर सकेगा, which is not normal. ठीक है, तो you can just look for it, मतलब YouTube पे if you look for videos of people who have photogenic या eidetic imagery, तो उसमें you will see the examples कि किस तरह से उनकी imagery कितनी superior होती है, उनका जो जो recall है वो बहुत superior होता है as compared to normal। हमें चीजें याद रहती हैं but they remember it टू द टी, एक एक चीज उनको डिटेल से याद होती है। तो इफ दे लुक एट अ पिक्चर ऑफ फॉर एग्जांपल सीनरी ही कह दें, तो उसमें अगर एक दरख्त के ऊपर कोई एक चिड़िया बैठी हुई है विच इज लाइक इन अ कॉर्नर, उनको वो भी एज इट इज याद होगा। दैट्स हाउ सुपीरियर टू आवर मेमोरी इट इज। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट ऑफ चंकिंग। अब तक हमने बात की शॉर्ट टर्म मेमोरी की। हमने लास्ट टाइम जैसे कहा था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी हैज अ स्पेसिफिक कैपेसिटी विच वाज मिलर्स नंबर 7, मैजिक नंबर 7 के 5 से लेके 9 तक की कैपेसिटी होती है हमारी टू रिमेम्बर थिंग्स। तो हाउ टू इम्प्रूव दैट, ये जो स्लॉट्स होते हैं उसको हम कैसे इम्प्रूव करें, उसमें कॉन्सेप्ट होता है चंकिंग का। चंकिंग में वो कहते हैं कि आप एक स्लॉट में एक आइटम के बजाय दो तीन आइटम्स को कंबाइन करके, चंक करके आप एक स्लॉट में रख सकते हैं। इसको कैसे करना है, लेट्स जस्ट लुक एट वन। एक मैं आपको एक्सरसाइज करवा देती हूँ। अगेन इफ यू हैव अ पीस ऑफ पेपर और समथिंग ऑफ द सॉर्ट, तो वो आप रख लीजिए अपने पास, पेन पेपर रख लीजिए। Again, I'm going to show you a list of words and I'm going to give you 1 minute to learn it and to मतलब उसको पढ़ के उसको recall करने के लिए। Yes, I'm going to give you 1 minute to do that. So I'm just going to show you the words next. So keep have a paper, pen, something ready with you. Just like last time, I'm going to show you the words.
जब मैं उसको दिखा रही हूँ उस वक्त आपने कुछ नहीं लिखना है। वंस आई टेक द वर्ड्स ऑफ ऑफ द स्क्रीन तब आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। ऑल द वर्ड्स आर गोइंग टू अपीयर एट द सेम टाइम। और इस वक्त मैं आपको अकूस्टिक कोडिंग में कोई नहीं दे रही, आप उसको विजुअल कोडिंग के थ्रू ही रखिएगा, ठीक है। सो रेडी? जी, ट्राई टू रिप्रोड्यूस द वर्ड्स जो आपने देखे थे। कोई शेयर कर सकता है उनको कितना उन्होंने उसको रिकॉल किया, या क्या आपका जो आंसर था वो क्या था? ओके, एनीबडी एल्स? ठीक है, टी तक लिख सके, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं वर्ड्स को मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ, बट आई हैव डन समथिंग डिफरेंट टू देम। दीज आर द सेम वर्ड्स, बट इनके साथ थोड़ा सा मैंने कुछ डिफरेंट किया है। तो वो अब आपको दोबारा मैं चांस दे रही हूँ टू मेमोराइज इट। अब मैं दोबारा से स्क्रीन दिखा रही हूँ, दीज आर द सेम वर्ड्स, उसी सीक्वेंस में है, लेकिन इनको मैंने थोड़ा सा कुछ डिफरेंट किया है। इसको फिर से आप रिकॉल करने की कोशिश करें। अगेन मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रही हूँ टू लुक एट द वर्ड्स एंड मेमोराइज देम, एंड देन ट्राई टू रिप्रोड्यूस देम, ठीक है। हियर इट इज। ये आपके वर्ड्स थे जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, ठीक है। अब इसको देखिए। जी लिखिए। जी, कोई शेयर कर सकता है आपने क्या लिखा है? बीबीसी, यूके, सीआईए, एफबीआई, सीएनएन, डीएनए, ओके। आपने देखा कि जो वर्ड रिकॉल है वो बढ़ गया। यू रिमेम्बर अ लॉट मोर वर्ड्स एज कंपेयर टू बिफोर, एंड ऑल ऑफ यू आर राइट। तो क्या डिफरेंट था इसमें? व्हाट इज द रीजन? हाँ जी, अच्छा खासा, आई थिंक सम ऑफ यू। हम्म। हाँ। मैम, क्योंकि हम ये वर्ड्स पहले से जानते थे, मतलब हमारे मेमोरी में एग्जैक्ट, थे। बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें अब क्या हुआ कि अगर हम जैसे इसकी फर्स्ट सीक्वेंस को देखें तो दीज आर ऑल नॉनसेंस वर्ड्स, इनकी कोई वो नहीं है, मतलब इसमें कोई मीनिंग नहीं है। तो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी अल्फाबेट इंडिविजुअली विदाउट असाइनिंग एनी मीनिंग टू इट। यहाँ पर हमने इन्हीं लेटर्स को कंबाइन कर दिया इनटू मीनिंगफुल चंक्स,
दिस इज व्हाट चंकिंग इज। तो अब यहाँ पर आपके एक स्लॉट में इंस्टेड ऑफ CIAFBIK, ठीक है, तो दीज आर लाइक 7 स्लॉट्स आपके, या ज्यादा से ज्यादा 9 स्लॉट्स तक आपका फिल हो रहा है। बट जब आप ऐसे कर रहे हैं तो ये पर स्लॉट, CIA एक स्लॉट में चला गया, FBI एक स्लॉट में चला गया, KGB, DNA, BBC, UK, दीज आर ऑल इंडिविजुअली, मतलब एज अ कंबाइंड, ये जो 3-3 लेटर्स का ग्रुप है, एक एक स्लॉट में 3-3 लेटर्स आपके एक साथ स्टोर हो रहे हैं। वजह क्या है कि दीज लेटर्स आर ऑल वेरी फेमिलियर, यू नो व्हाट दे, मतलब इनके साथ एक मीनिंग एसोसिएटेड है। तो दिस इज व्हाट, अच्छा है, बिल्कुल इसी तरह से है, ठीक है। तो ये टेक्निक होती है चंकिंग की, जिसका मैंने अभी आपसे कहा कि डिफरेंट नंबर्स या वर्ड्स, या जब भी आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में या किसी चीज को आपको रिकॉल करना होता है या मेमोराइज करना होता है, try to organize them into meaningful clusters so that you would remember it better. तो जब आप पढ़ाई भी कर रहे हो, इफ यू वांट टू रिमेम्बर समथिंग, इफ यू वांट टू मेमोराइज समथिंग, तो उसमें से आप कुछ मीनिंगफुल, जैसे इफ इफ यू ऑल नो, हम सब ने बचपन में जैसे साइन कॉस, जो टैन वगैरह का था, उसका एक देयर वाज दिस सेंटेंस जिससे सब याद करते थे, आई डोंट नो, सम गर्ल्स हैव, पता नहीं क्या था, सम गर्ल्स हैव कर्ली ब्राउन हेयर, या देयर वाज अ लाइन लाइक दिस। Some people have curly brown hair till painted black. हाँ हाँ, ठीक है। सो यू सी यू स्टिल रिमेम्बर इट, एंड इससे आपको वो चीज याद आ जाती है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह से हम बहुत सारे क्यूज अपने आप को दे रहे होते हैं, बहुत सारे एक्रोनिम्स दे रहे होते हैं टू रिमेम्बर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एंड दोज एक्रोनिम्स बेसिकली व्हाट दे डू इज, वो एक क्यू के साथ एसोसिएट हो जाते हैं बिकॉज यू आर फेमिलियर विद इट, एंड देन उसके साथ आपकी जो मेमोरी है वो ट्रिगर हो सकती है। तो दिस इज अ टेक्निक, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड चंकिंग, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए भी यूज की जा सकती है। सो इफ यू लुक एट सम पीपल, देयर आर सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल हु हैव अ ह्यूज मेमोरी। उनकी अगर आप देखेंगे, जैसे किसी से पूछा जाए, अगेन यूट्यूब पे इफ यू लुक एट दीज क्लिप्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जस्ट जस्ट लुक एट पीपल यू नो विद गुड शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो उसमें आप देखिए कि उनसे आप पूछेंगे कि अच्छा 1999 में December 15th को डे क्या था, एंड दे विल टेल यू, ठीक है। तो दैट इज हाउ मच दे रिमेम्बर इट, दे हैव मेमोराइज्ड ऑल ऑफ इट। एंड उन सब में जो है, एक तो जाहिर है उनकी एक, दे हैव अ बेटर, या हम कहें कि एक सुपीरियर मेमोरी है उनकी, जेनेटिकली या हेरिडिटरी जो भी उनका है। लेकिन एक बायोलॉजिकल फैक्टर तो है दैट देयर ब्रेन इज मच हायर इन प्रोसेस एज कम्पेयर टू एन एवरेज ब्रेन, ठीक है। तो उनका अबव एवरेज या सुपीरियर है उस केस में, मेमोरी के केस में। लेकिन इवन दे यूज डिफरेंट टेक्निक्स चंकिंग की, खास तौर पे। सिमिलरली जो चेस प्लेयर्स होते हैं, चेस प्लेयर्स में भी व्हेन यू हैव टू रिमेम्बर द मूव्स कि किस किस तरह से सामने वाले को ट्रैप करना है, बिकॉज जाहिर है इट्स अ मूव बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी। तो दे हैव अ लॉट ऑफ चंक्स जो वो याद कर लेते हैं कि अच्छा, अगर ये सारे पीसेस यहाँ यहाँ इस पोजिशन में हो, तो फिर हम ऐसे जो है वो मूव कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ दे लर्न टू बिकम यू नो एक्सपर्ट प्लेयर्स। तो हम लोग अगर नॉर्मली भी, एनी ऑफ यू प्लेस चेस, यू नो दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजी एंड थिंकिंग, लेकिन हम यूजुअली 2-3 मूव्स अहेड सोच के रख रहे होते हैं कि अच्छा, इस तरह से भी हम करें तो ही मे बी वी कैन यू नो सक्सीड, या हमें कुछ आउटकम अपना मिल सकता है। बट जो एक्सपर्ट प्लेयर्स हैं, जो नेशनल लेवल पे खेल रहे होते हैं, दे हैव मच सुपीरियर अगेंस्ट स्ट्रेटजी, तो उसमें चंकिंग वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। सो दिस इज अ मेथड दैट यू कैन यूज टू इम्प्रूव योर मेमोरी, एंड इट इज कॉल्ड चंकिंग। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी क्या है? एनीथिंग दैट यू send to your brain for storage is long term memory. Long term memory 1 सेकेंड से लेकर लाइफ टाइम। सो इट कुड बी समथिंग जो जो आपने अभी अभी सुना, इफ यू वांट टू रिमेम्बर इट, तो फिर आपका ब्रेन उसको कमिट कर लेता है, इट विल सेंड इट टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का स्टोरेज और लॉन्ग टर्म मेमोरी का स्टोरेज आपके ब्रेन में, देयर आर डिफरेंट एरियाज एसोसिएटेड विद इट। So for long-term memory, anything that you want to commit to memory, anything that you want to store, वो long term में चला जाता है। हमें लग ये रहा होता है कि there is a lot of forgetting, कि हमें चीजें याद नहीं रहती, या वो चीज है ही नहीं, मतलब हमारे जहन से निकल गई है। बट ऐसा होता नहीं है। देयर इज जो forgetting है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, इट्स नॉट बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, it is because the information is no longer accessible. अगेन इसकी एग्जांपल ऐसे ही लें, जैसे
देयर इज अ लाइक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी के अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि शेल्व्स हैं, हर शेल्फ के अंदर जो है फाइल्स रखी हुई हैं, हर फाइल के अंदर एक स्पेसिफिक मोमेंट की मेमोरी जो है वो स्टोर्ड है। ये सारी वो मेमोरीज हैं जो लॉन्ग टर्म में गई हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली स्टोर नहीं होती, बट जिस जिसको आप कॉम्प्रिहेंड करते रहते हैं वो लॉन्ग टर्म में जाती रहती है, साथ ही वो स्टोर होती रहती है। नाउ फॉरगेटिंग का मतलब ये है कि आपको वो फाइल नहीं मिल रही, कि आपने मतलब आपको एक चीज की जब इंफॉर्मेशन पूछी जाती है तो आप जो है उस फाइल को ढूंढ रहे हैं, अब आपको वो फाइल मिल नहीं रही, इसलिए आपको वो चीज याद नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइल आपके उस लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। तो ये फर्क होता है कि जो फॉरगेटिंग है, इट इज नॉट बिकॉज देयर इज द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, इट इज बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सेसिबल। जब जाहिर इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा होगा तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग। इसीलिए जैसे सम पीपल हैव बेटर लॉन्ग टर्म मेमोरी, उनसे आप पुरानी कोई चीज पूछें तो उनको अच्छी तरह से याद रहता है, और कुछ चीजों की बिल्कुल अच्छी नहीं है, कुछ लोगों की बिल्कुल मेमोरी अच्छी नहीं होती। तो दिस इज कम्प्लीटली इंडिविजुअल, हर अपनी हर एक की। हमने हमेशा कहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी फॉर लर्निंग, ब्रेन की डिफरेंट कैपेसिटी होती है। तो यू माइट बी गुड एट समथिंग बट यू माइट नॉट बी गुड एट समथिंग। Sometimes keep asking the same question from same person every time, because then if I don't recall them again, then I again have to re-ask them all over again. I've decided to consciously remember that detail now because it's embarrassing to keep asking the same question. Okay. मेमोरी में भी डिपेंड करता है, लाइक कुछ याद रखते, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि कुछ जो है कुछ लोगों को ज्यादा अच्छा याद रहता है, कुछ को नहीं। तो इसमें कोई आपकी जैसे डेलिबरेट एफर्ट जो है वो करके हम अपनी मेमोरी को थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव कर सकते हैं, बट जो आपकी इंटरनल कैपेसिटी है वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं थ्रू स्ट्रैटेजीज, थ्रू टेक्निक। ये ऐसी इसी तरह से कि अगर आपको यू आर नॉट बॉर्न विद द स्किल टू लर्न हाउ टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन यू कैन लर्न इट। बट अगेन उसको लर्न करने के लिए भी देर इज सम काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन जो आपको चाहिए होगी आपके दिमाग को। अगर आपको गिटार प्ले करना सीखना है तो अ लॉट ऑफ पीपल कैन लर्न इट थ्रू डिफरेंट स्ट्रैटेजी। कुछ लोग जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोग देर से, बिकॉज देर इज कैपेसिटी का फर्क है। इसी तरह से मेमोरी में भी आप सबकी कैपेसिटी का फर्क होता है। There's a video on YouTube where a chess expert plays with four people at the same time blindfolded. Yes, yes, ठीक है, I've seen that one. He's I think the world champion right now, जिसकी वो वीडियो थी for all games. Yes, this is true, and these are like this is all. This is not normal. This is not something जो कि आपको है average है. Obviously, these people they have an intellectually superior capacity when it comes to the specific skill जो उनका मौजूद है. Definitely इसका मतलब ये है कि उनकी memory exceptionally higher है. तो जेनेटिकली ही या बायोलॉजिकली ही दे हैव बेटर कैपेसिटी इन देयर ब्रेन, उनकी फंक्शनिंग उस एरिया की ज्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ उनको उसको पॉलिश करना, उसको स्ट्रेटेजाइज करना, उस स्किल को लर्न करना, उन सब में उनकी कैपेसिटी जरूर लगती है, उन सब में उनकी एफर्ट जरूर लगती है। तो ऐसा नहीं है कि आप बगैर कुछ किए कर लेते हैं, उनको प्रैक्टिस की बहरहाल जरूरत होती है, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट एवरीबडी कैन, बिकॉज उसके लिए आपकी एक इनबॉर्न इनहेरेंट कैपेसिटी भी आपको चाहिए होती है। What is the benefit and drawback of exceptional memory? They can't forget a lot of things they want to forget. uh, हाँ, ये मतलब अक्सर लोग जैसे हम कहते हैं ना कि वी कैन सी कि जब अल्कोहलिज्म जिन लोगों में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेजेडीज के बाद, हम खासतौर पे अगर वेस्ट की बात करें तो इफ पीपल गो थ्रू अ ट्रेजेडी, दे गो थ्रू अ लॉस, दे बिकम अल्कोहलिक बिकॉज अल्कोहल मेक्स देम फॉरगेट, उनको चीजें याद उस वक्त उस मेमोरी को सप्रेस करने के लिए, because they can't actively suppress it. ठीक है, तो this is why there is a reason that if some people they remember a lot of things, at times it is better to just forget something. You hope and you wish कि ये चीज याद ना ही रहती तो अच्छा था, हम भूल जाएं सब कुछ। Again, if you've seen the movie Eternal Sunshine of the Spotless Mind, I think यही नाम है उस मूवी का, जिम कैरी की मूवी है, केट विंसलेट की। हाँ, if you haven't then watch it, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. It is related to, a lot of it is related to memory, ठीक है, and it's a good movie as well. So it's very interesting the way they've shown how memory works and stuff like that. So do check it out, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. uh, but talking about memory, it is yes, it is a depressing movie, but still if you just watch it like from a
from an art perspective or from a learning perspective as well. It gives you a reality. मतलब जो हो रहा था उसमें it is something जो कि real life में भी होता है, except for the situation जो scenario था उस movie का, but जो सिचुएशन थी वो वेरी इट वाज वेरी रियल, आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड है, तो दैट्स ट्रू। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म मेमोरी की हम बात करते हैं। लाइक आई सेड कि फॉरगेटिंग व्हेन वी डोंट रिमेंबर समथिंग फ्रॉम आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी, इट्स नॉट बिकॉज इट्स गॉन, इट्स बिकॉज वी कांट एक्सेस इट। ठीक है, अब इनकोडिंग जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है थ्रू मीनिंग। इट्स नॉट मतलब अकूस्टिक भी है, विजुअल भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन इनकोडिंग जो है वो मीनिंग के थ्रू होती है, कॉम्प्रिहेंशन की होती है। तो व्हेन यू रिमेंबर समथिंग या कोई चीज आपकी लॉन्ग टर्म में चली जाती है, तो इट्स नॉट द एग्जैक्ट थिंग जो आप देख रहे हो, बट उसका एक ओवरऑल मैसेज जो आपको मिल रहा है। एंड दिस इज व्हाई यू कैन रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक, इसी तरह से अगर देख लें कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, इफ somebody asks you कि आज क्लास में क्या डिस्कस हुआ था, यू वुड नो कि हमने मेमोरी पे बात की थी, हमने ये चीजें, तो जनरल ब्रॉडली स्पीकिंग क्या क्या चीजें डिस्कस हुई वो आपको याद होगा। एग्जैक्टली वर्ड्स क्या थे, स्लाइड्स पे क्या लिखा हुआ था, वो सब आपको याद नहीं रहेगा। दिस इफ यू रिमेंबर दिस, दीज आर लाइक वेरी स्पेसिफिक। ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट है कि अभी मैं अगर आपसे कहूँ कि स्लाइड को आप देखें और मैं स्लाइड शिफ्ट कर लूँ, तो मैं आपसे पूछूं पिछली स्लाइड में हेडिंग क्या थी, इफ यू रिकॉल दैट, दैट इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्योंकि आपने एज इट इज उस चीज को रिकॉल किया है, इनकोडिंग एंड एलटी। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब से पहले तक मैंने जितनी आपसे बात की है, मुझे उसकी समरी दें कि मैंने क्या क्या बात की है आपसे, एंड इफ यू एबल टू रिकॉल दैट, दैट इज द कॉम्प्रिहेंशन। आपने उस चीज को, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और उसकी मीनिंग को, उसके मतलब को लॉन्ग टर्म में भेज दिया ताकि वो आपको ज्यादा याद रहे। तो अगेन बहुत सारी डिटेल्स ऐसी होंगी जो आपको याद नहीं रहेंगी। मे बी आप आज से मैं 2 हफ्ते बाद आपसे अचानक से पूछ लूं कि चंकिंग क्या होती है, यू माइट नॉट रिमेम्बर इट, बट होगा क्या, व्हेन यू गो थ्रू द स्लाइड्स एंड व्हेन यू रीड इट कि क्या चीज होती है, तो इट विल कम बैक टू यू कि अच्छा ये था। स्पेशली इफ यू आर पेइंग अटेंशन, बिकॉज आपकी, अगर वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई है, लाइक आई सेड कि फाइल मौजूद है, सिर्फ एक्सेस करना जरूरी होता है, और एक्सेस जो है वो हम यूज के थ्रू कर रहे होते हैं। इसी तरह से तभी जब हम चीजों को रिवाइज करते हैं तो हमें चीजें ज्यादा अच्छी या दोबारा से चीजें याद आ जाती हैं। तो जब आप रिवाइज करते हैं तो आप नए सिरे से एक न्यू मेमोरी नहीं बना रहे होते, बल्कि आप पुरानी मेमोरी जो फाइल आपने कहीं आपकी मिल नहीं रही थी वो एक्सेस कर लेते हो कि अच्छा ये था, तो दिस इज प्रेजेंट ओवर हियर एंड दैट हेल्प्स यू रिमेम्बर इट बेटर। ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो प्रोसेस है पूरा वो इस तरह से होता है। ठीक है, एंड रिट्रीवल पे हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से आपका रिट्रीवल इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, एंड इट कैन, जो एक चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज रिट्रीवल क्यूज। और ये क्यूज हम अपने आप को मुस्तकिल दे रहे होते हैं थ्रू आउट। मतलब आप देखें कि डेली लाइफ में भी वी कीप गिविंग आवरसेल्व्स क्यूज टू रिमेम्बर थिंग्स। हम अलार्म्स रखते हैं, हम रिमाइंडर्स रखते हैं, हम किसी से कह देते हैं, हम चीजें लिख के रख लेते हैं कि हमें ये काम करना है। तो आप देखें कि एवरी टाइम, इवन इफ जैसे इफ यू हैव टू सबमिट एन असाइनमेंट और समथिंग, तो आपको उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो आप सब कुछ नहीं लिख लेते हो, आप सिर्फ एक डेट, आप एक टाइम या आप एक वो चीज लिख लेते हो, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। आप जैसे ही उस क्यू को देखोगे, आपको पुरानी, आपको उससे रिलेटेड सारी चीजें याद आ जाएंगी। इसी तरह से एग्जाम्स के लिए भी जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो फिर आप कुछ क्यूज हम रख लेते हैं कि अच्छा इसकी हेडिंग क्या थी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिपेयर किया है पूरा एंड यू डोंट रिमेम्बर कि ये कॉन्सेप्ट क्या था, तो किसी से आपको सिर्फ एक थोड़ा सा एक हिंट चाहिए होता है कि अच्छा इसमें क्या था, ये वो वाला था या वो वाला था, इसके अंदर ये वाली बात हो रही थी या कौन सी वाली हो रही थी। तो कोई आपको एक वर्ड या एक हेडिंग या कोई एक चीज भी दे दे, तो आपको पूरी चीज याद आ जाती है कि अच्छा दिस वाज द वन। ये क्यों है, बिकॉज आपकी मेमोरी के अंदर इट इज ऑलरेडी स्टोर्ड, यू जस्ट नीड एक्सेस टू इट। कभी कभी जब हम टेंशन में होते हैं, परेशान होते हैं, एंग्जाइटी हो रही होती है, तो फिर हमारा एक्सेस और मुश्किल हो जाता है, विच इज वाई ड्यूरिंग एग्जाम्स मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल दे ब्लैंक आउट। बिल्कुल वो ऐसे होता है कि दिमाग बिल्कुल हर चीज खत्म हो गई है, वी डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। ये तब होता है व्हेन यू हैव हाई एंग्जाइटी, देन यू आर हाईली स्ट्रेस, बिकॉज जब आप स्ट्रेस एंग्जाइटी में होते हैं तो फिर आपके जो ब्रेन का एरिया है एसोसिएटेड विद मेमोरी, एसोसिएटेड विद थिंकिंग, वो अफेक्ट हो जाता है, बिकॉज आपका इमोशनल सेंटर जो अमिगडाला है
वो हाइटेंड है, उसकी एक्टिविटी बहुत हाई हो गई है। तो जब एमिगडाला आपका हाई है, हिप्पोकैम्पस इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, और हिप्पोकैम्पस जो है इट इज राइट बिलो द एमिगडाला, वो बिल्कुल साथ साथ है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब इमोशनल सेंटर आपका ट्रिगर्ड हो जाता है, बहुत हाई एक्टिविटी होती है, तो जाहिर है उसकी नीचे जो एरिया है, जो बिल्कुल उसके साथ एसोसिएटेड है एरिया, वो भी अफेक्टेड होगा। तो उसकी फंक्शनिंग उस तरह से नहीं होती, उसकी फंक्शनिंग बायस्ड हो जाती है विद द मेमोरी। ठीक है, और ये भी कैसे होती है, मैं आगे आपको इसकी भी थोड़ी थोड़ी सी और बात करें। ठीक है, इंटरफेरेंस में अकर इफ वी एसोसिएट डिफरेंट आइटम्स विद द सेम क्यू। तो ये भी एक चीज है कि अगर आप एक ही चीज को याद रखने के लिए सेम चीजें यूज करेंगे, जैसे सेम एक्रोनिम अगर आप यूज करते हैं दो या तीन चीजों को याद करने के लिए, तो भी आपको मुश्किल होगी, बिकॉज अगेन फिर वही बात है कि जैसे हमने कहा कि थिंक ऑफ इट एज सॉर्टिंग आउट योर द अप्रोप्रिएट फाइल। तो जब तीनों के लेबल सेम है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी वाली उठानी है? तभी जब हम आप देखें कि अपने लैपटॉप पे या फोन पे जब आप फोल्डर्स बनाते हैं, तो आप फोल्डर के नाम सबके डिफरेंट रखते हैं बेस्ड ऑन द कंटेंट। अगर न्यू फोल्डर न्यू फोल्डर न्यू फोल्डर न्यू फोल्डर के ही नाम से सारा कुछ है, तो फिर यू वुडंट नो किसके अंदर क्या है। आपको हर फोल्डर खोल के चेक करना पड़ेगा, विच इज मोर टाइम टेकिंग, एंड समटाइम्स इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड इफ यू हैव थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स और थाउजेंड्स ऑफ फोल्डर्स है और सबका नाम न्यू फोल्डर है, 1 2 3 4 5। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से किस फोल्डर में मेरा काम है, अनलेस आपने उन फोल्डर का टाइटल चेंज किया। तो इसलिए आप जैसे हम नेमिंग करते हैं, तो आप समझ लें क्यूज हमारे इसी तरह से होते हैं। द मोर क्यूज वी हैव, द बेटर आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी विल बी एंड आवर रिकॉल विल बी। अच्छा, अब इनकोडिंग और रिट्रीवल कि आपकी जो मेमोरी है, हाउ यू रिमेम्बर स्टफ, इसमें ये किस तरह से होता है, क्या क्या चीजें जो अफेक्ट करती हैं। दीज आर ऑल्सो यू कुड से सम टिप्स ऑफ हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी। सबसे पहली चीज ये, द बेटर वी ऑर्गेनाइज द इजियर इट इज टू रिट्रीव। तो ऑलवेज ऑर्गेनाइज योर वर्क। मैं खास तौर पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरली जो चीजें आप याद कर रहे होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस विल हेल्प यू कीप योर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज। जैसे मैंने कहा, फोल्डर्स फाइल्स अगर सब अलग अलग हैं, तो इट विल बी इजियर टू एक्सेस इट। तो आपकी जो भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसकी अलग से अगर आप की पॉइंट्स बना लें अपने पास, ठीक है, एज क्यूज। तो जैसे ही वंस व्हेन यू आर स्टडीइंग एनी चैप्टर, तो उस चैप्टर को आपने मेन चैप्टर की हेडिंग आपने दे दी, उसके अंदर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की आपने हेडिंग दे दी, और उस टॉपिक के अंदर जो जो चीजें जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी उसको कॉम्प्रिहेंड कर रही है, उस चीज को स्टोर कर रही है। आप उससे रिलेटेड एक वर्ड या दो वर्ड या एक फ्रेज में जो उसकी समरी है, वो की पॉइंट्स बना के साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, तो इससे ये होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी है पूरे चैप्टर की, उसकी शायद 2 या 3 पेजेस की आपकी समरी हो जाएगी। इफ द चैप्टर इज क्वाइट लॉन्ग, 10 15 पेज की समरी भी, पेज का जो चैप्टर है वो भी आपके 2 3 पेज में उसकी समरी हो सकती है। देन नेक्स्ट टाइम व्हेन यू स्टडी, रेफर टू दीज नोट्स। तभी हम कहते हैं ना, कुछ लोग जैसे आप अपना अपने नोट्स अगर बनाते हैं स्टडीज के लिए, तो इट हेल्प्स यू बिकॉज मेकिंग नोट्स आप हमेशा क्यूज दे रहे होते हो अपने आप को। आप चैप्टर की, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक पे जो है वो चैप्टर के साथ नोट्स कुछ लोग बना लेते हैं, अंडरलाइनिंग जो हम कर लेते हैं मेन मेन पॉइंट्स की, ये सारी चीजें क्या है, क्यूज हैं। बिकॉज वी नो दैट वी कांट रीड द होल बुक अगेन, इतना टाइम नहीं होगा आपके रिविजन के लिए, तो आप की पॉइंट्स याद रखते हैं। तो कीप योर स्टफ ऑर्गेनाइज, चीजों को एक साथ रखें। जो सिमिलर इंफॉर्मेशन है, जो एक जैसी चीजें हैं, उनको आप एक तरफ कर लें, जो जिसमें और डिफरेंट चीजें हो सकती हैं उनको आप कैटेगराइज कर लें। उससे लर्निंग विल बिकम इजियर, बिकॉज आप हर चीज की आपके पास एक कैटेगरी मौजूद होगी। इन अ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट इट इज इजियर टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन। अब ये दूसरी एक चीज है जो कि मेमोरी के साथ ही एसोसिएटेड है, कि जब आपका कॉन्टेक्स्ट सेम है, कॉन्टेक्स्ट का ये मतलब है कि जिस सिचुएशन में आपको वो इंफॉर्मेशन मिली है, उस सिचुएशन में उसको याद करना ज्यादा इजी होता है। ये कैसे है? क्लास की कोई बात अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं एंड देयर इज समथिंग दैट इज डिस्कस्ड इन क्लास, you will have a better recall of that information when you are sitting in class। ठीक है, घर पे जो चीज हो रही होती है उसका बेटर रिकॉल घर पे होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि इफ यू सी समवन यू नो, ठीक है, आप फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहे हैं जिनसे आप रोजाना मिलते हैं, बट इफ देयर इज समबडी हु इज फेमिलियर, अ टीचर फॉर एग्जांपल, if you know a teacher and you see them somewhere outside, so it takes like
a second or two to place that person. मतलब वो इंस्टेंटली आपको वो मतलब देखते साथ ही आप रिकग्नाइज नहीं करते, बिकॉज स्पेशली वही जैसे मैंने कहा कि इफ इट्स एन इनफॉर्मल रिलेशनशिप, इफ इट्स नॉट अ वेरी वो नहीं है बहुत नॉर्मल कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है आपका, बट अगर आप किसी को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज अपने टीचर को आप हमेशा यूनिवर्सिटी लेवल पे देखा है या स्कूल लेवल पे देखा है, तो सीइंग देम समवेयर एल्स किसी मॉल में या कहीं और, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम टू प्लेस देम कि अच्छा ये वो है, फिर आपको वो चीज इसी तरह से जब कोई पुराना आपका कोई दोस्त हो या पुराना कोलीग है, कोई स्कूल फ्रेंड है फॉर एग्जाम्पल, वो आपको अगर कहीं अब नजर आ जाए जिनसे आप आउट ऑफ टच हैं, तो इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स और मे बी मिली सेकेंड्स टू रिमेम्बर देम अगेन। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्ट डिफरेंट है। शायद स्कूल में आप जाएंगे, आप फॉर एग्जाम्पल जैसे वो होती हैं क्या कहते हैं उसको, री 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 रीयूनियन, रीयूनियन, आई डोंट नो व्हाई आई फॉरगॉट दैट, रीयूनियन जैसे होता है, तो व्हेन you're going back you're expecting all of that, तो कॉन्टेक्ट सेम है, ठीक है। सो सिमिलर कॉन्टेक्ट, इसलिए भी हम कहते हैं कि व्हेन यू स्टडी तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई टू आल्सो स्टडी इन द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम। तो अगर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं अभी, तो इट डजंट अप्लाई राइट नाउ बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू यूनिवर्सिटी, बट यूनिवर्सिटी जब आप जा रहे होते हैं तो इट्स बेटर टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द एनवायरनमेंट, ताकि आपको वो चीज ज्यादा अच्छी याद। Retrieval is also easier when the internal state is similar. तो internal state का क्या मतलब है? The way you're feeling inside. इसीलिए जब हमारे पास we're feeling a certain emotion, if we're feeling sad, तो हमें बहुत सारी और बातें पुरानी याद आ जाती हैं of the moments when we were sad, because हमारा internal state sadness का है, तो it uh, charges the recall of that similar related जो memory. Similarly, if you're angry, तो गुस्से में आपकी जितनी पास्ट मेमोरीज हैं वो आपको ज्यादा याद आएंगी। इसलिए अनदर रीजन व्हाई एग्जाम्स में या टेस्ट में या जनरली जब आपको कोई चीज डेलिबरेटली रिकॉल करनी होती है, उसमें प्रॉब्लम तब होती है कि उस वक्त आपका इंटरनल स्टेट एंग्जाइटी का है, इट्स नॉट द न्यूट्रल स्टेट। जब आप उसको स्टडी कर रहे हैं तब हो सकता है थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हो, लेकिन आप जनरली रिलैक्स होते हैं बिकॉज यू नो कि अच्छा टाइम है जो भी है। बट वेन यू आर ड्यूरिंग एग्जाम्स या जब आपको परफॉर्म करना होता है, तब एंग्जाइटी या स्ट्रेस का बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट अफेक्ट्स द इंटरनल स्टेट एज वेल, ठीक है। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड कि डिफरेंट एरियाज जो है वो इनकी फंक्शनिंग चेंज होती है, तो आपका जो कॉर्टेक्स है, आपका जो हिपोकैम्पस है, वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा जब आपके इमोशनल चार्ज है, ठीक है। इमोशनली चार्ज सिचुएशन हैव बेटर रिट्रीवल देन न्यूट्रल। यहाँ पे बात हो रही है ऑफ दोज थिंग्स दैट यू रिमेम्बर। आपको ज्यादातर वो चीजें याद रहती हैं जो इमोशनली चार्ज होती हैं, ठीक है। तो अभी इफ आई से कि रिकॉल करके बताइए अ टाइम व्हेन यू वर वेरी एंग्री, ठीक है, जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो, तो इफ यू ट्राई टू रिमेम्बर इट, तो थोड़े से टाइम में यू विल रिमेम्बर अ फ्यू थिंग्स, दो तीन इंसिडेंट शायद आपको याद आ जाए, या शायद कोई एक स्टैंड आउट करे व्हेन यू वर वेरी एंग्री। या गुस्सा फिर भी शायद हमें इतना ज्यादा याद नहीं रहता, सैडनेस हमें बहुत ज्यादा याद रहती है। कैन यू थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर एक्सट्रीमली सैड, व्हेन इट वाज, व्हेन यू वर devastated, when you were destroyed? If I say these words, then does it bring back some memory? Do you think of something during this time? So all of this is because those situations were emotionally charged, and उसका जो recall है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है as compared to just a normal day। अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा आपका जो दूसरा रोजा था वो कैसा गुजरा था, ये तो दैट probably unless something happened on दूसरा रोजा, आपको शायद याद नहीं रहेगा कि दूसरे दूसरे रोजे पे हमने क्या किया था, या बट इफ देयर इज समथिंग सिग्निफिकेंट, सम डेट आपको बहुत अच्छी तरह से याद होती है। आप देखेंगे मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी लूज समबडी, देन वी रिमेम्बर दैट डेट, खास तौर पे इवन इफ इट्स नॉट अ लॉस, बट इफ इट्स सम ट्रेजेडी, किसी का कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो, somebody that we love, then it is always, you know, the recall is there mostly। जैसे स्पेशल इवेंट्स के साथ खास तौर पे, अगर if some people are unfortunate enough to go through an experience like that, कि जैसे रमजान में कोई कुछ हो जाता है, ईद पे कुछ हो जाता है, तो एवरी टाइम हर साल रमजान में या ईद के टाइम पे वो वाली चीज उनको दोबारा से याद आना शुरू हो जाती है, बिकॉज अब जो उनकी मेमोरी है वो एसोसिएटेड है विद दिस स्पेसिफिक इवेंट, कॉन्टेक्स्ट सेम हो गया। और हमने कहा ना कि जब कॉन्टेक्स्ट सेम होता है
तो चीजों का रिकॉल ज्यादा हो जाता है, तो मेमोरी आपकी ज्यादा ट्रिगर होती है। ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ दिस इज क्लियर। एंड इमोशंस की भी हम बात कर चुके हैं कि इमोशंस जो है दे हिंडर रिट्रीवल। दिस इज डिफरेंट, ठीक है, एक चीज देखिएगा कि इमोशनली चार्ज सिचुएशन जो यहाँ पे जो इसकी लास्ट लाइन है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इमोशंस हिंडरिंग रिट्रीवल। इनका फर्क ये है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं मेमोरी की इनकोडिंग और स्टोरेज की, कि फर्स्ट स्टेप कि मुझे कौन सी चीज मेरे दिमाग में बैठेगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं उस जो ऑलरेडी आपके दिमाग में मेमोरी है उसको दोबारा से वापस बाहर निकालने की, रिट्रीव करने की। तो ये फर्क है। यहाँ पर आपको वो चीजें ज्यादा अच्छी याद रहेंगी जो इमोशनली चार्ज हैं। मतलब while you're making the memory, while it is being stored, if you're emotionally charged, so you are going to remember that. बट इफ यू हैव अ मेमोरी और आपको उसको रिकॉल करना है अभी, और उस वक्त अगर आपके इमोशंस हाई हैं, तो रिकॉल में मुश्किल हो जाएगी। यू वोंट बी एबल टू रिमेम्बर इट दैट वेल बिकॉज इमोशंस आपके ओवरटेक कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लास्टली वी हैव अ फ्यू टाइप्स ऑफ मेमोरी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स। इन सब चीजों पे आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि किस तरह की मेमोरी है ये। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा। वैसे तो जो इनकी टर्म्स हैं उससे भी आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। ऑल ऑफ दिस होल चैप्टर इट इज इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ, मतलब उस लिहाज से आपको याद करना पड़ेगा। अबाउट इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, या आइडेंटिफाई करके बताएं कि इसमें क्या है, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है या आगे की और टाइप्स हैं, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, पेपर पैटर्न वगैरह पे मैं आपको एंड में बताऊंगी। आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। फर्स्ट, मतलब ये जनरल कैटेगरीज हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। अब इसमें फिर फर्दर सब टाइप्स होती हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी इज द प्रोसीजरल मेमोरी, इसको प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं। दिस इज बेसिकली नोइंग हाउ, मतलब कोई स्किल है। ठीक है, सो गोइंग बैक टू दैट वीडियो जो आपने शुरू में देखी क्लाइव बियरिंग की, ही वाज प्लेइंग द पियानो बिकॉज that is something that he has learned, and this memory जो आपकी implicit memory है, this eventually becomes unconscious। ठीक है, it becomes unconscious का मतलब ये है कि आपको consciously सोचना नहीं पड़ता while doing it। simplest example, writing। ठीक है, जब आप अभी लिख रहे होते हैं, if I ask you to write something, you don't have to remember कि अच्छा अगर मुझे ए लिखना है तो I have to go एक डंडी ऊपर लेके जानी है, एक डंडी नीचे लेकर आनी है, फिर बीच में एक लाइन लगानी है। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दैट, इट कम्स नेचुरली टू यू। लेकिन बच्चों को जब आप सिखा रहे होते हैं हाउ टू राइट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू हैव टू टीच देम एग्जैक्टली लाइक दिस, कि यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर आप ऐसे कर दें, और उसके आप उनको ट्रिक्स भी बता रहे होते हैं कि ये देखो ये इस तरह से गोल बना हुआ होता है, यहाँ पर ऐसी लाइन आती है। तो बाय ऑल ऑफ दिस बिकॉज देयर they are learning it for the first time. But once you practice something continuously, it becomes automatic. And that is when you say कि अब ये जो मेमोरी है, अब ये implicit memory का पार्ट हो गई। implicit memory में जो चीज चली जाती है, मोर और लेस आपको लाइफ टाइम के लिए याद रह जाती है, मोर और लेस। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि आप चीजें भूल जाते हैं। यू नीड अ लिटिल प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस से फिर आपको दोबारा याद आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि ड्राइविंग है फॉर एग्जांपल, पीपल हु स्टार्ट, तो इसमें हमेशा से मेमोरी का मतलब ये कि इट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न। सो व्हेन यू आर लर्निंग इट, यू वुड नीड प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा वो इम्प्लिसिट मेमोरी का पार्ट होता रहेगा, और उतनी ही जल्दी वो आपका मसल मेमोरी का पार्ट हो जाएगा। एंड व्हेन इट बिकम्स योर मसल मेमोरी, देन यू डोंट हैव टू एक्टिवली थिंक अबाउट इट। तो ड्राइविंग हो गया, बाइसिकल राइडिंग है, different और skills हैं related to like playing musical instruments, और like I said writing है, बहुत सारी और चीजें होती है, even tying a shoelace। these are all different things। कैसे क्या करना है, when it starts coming naturally to you, then it means कि अब वो आपकी implicit memory का part है। इसीलिए people who even people who have amnesia, who have brain damage, who have forgetting, they know how to change their clothes, they know how to like eat, they know how to use different utensils, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी नेचुरल है। बिकॉज एक तो ये तो बहुत ही डे टू डे लाइफ की चीजें हैं, एवरीथिंग वी डू फ्रॉम स्टार्ट टू एंड becomes part of our implicit memory. So any behavior, any action,
उसके अलावा की जो चीजें हैं वो हमारी और दूसरी तरह की मेमोरीज होती है। ठीक है, और इसीलिए इसको प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं, बिकॉज इट इज अ प्रोसीजर, इट इज एनी टास्क दैट हैज डिफरेंट स्टेप्स जो कि आपको याद रह जाते हैं। इट कुड बी समथिंग एज सिंपल एज टाइंग अ शूलेस और वेयरिंग क्लोथ। बिकॉज आप देखिए ये वो सारी चीजें इसको इस तरह से याद रखिए कि जो भी चीज एक बच्चे को बाय बर्थ नहीं पता होती, वो सारी चीजें जो वो इवेंचुअली सीख लेता है। एक बच्चे को ड्रेस करना नहीं आता, चेंज करना नहीं आता, बच्चा माई कर रही होती है, ठीक है, बट इवेंचुअली द चाइल्ड लर्न्स टू डू इट। So everything that a child does not know by birth but is taught with time or learns with time is part of their implicit memory, becomes part of their implicit memory, especially if they practice it continuously. इसलिए जो भी आपकी skills हो, you should keep practicing it so that you will remember it. ठीक है, we've done that. ये जो body memories हैं, this is मतलब ये वही वाली चीज है जो हम muscle memory की term use करते हैं, this is the same. Now, priming is another example of implicit memory. Priming में ये होता है कि you get some stimulus, but unconsciously that stimulus is stored in your memory. तो आपको पता नहीं होता कि ये हमने इसको याद नहीं किया होता या डेलिबरेटली आपने उसको देखा नहीं होता, लेकिन वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है। इसके लिए उन्होंने एक स्टडी की थी, एक्सपेरिमेंट किया था, वेयर दे लाइक इन मूवी थिएटर्स, जो लोग थे वो मूवी देखने जा रहे थे। ड्यूरिंग द मूवी दे फ्लैश्ड अ साइन कॉल्ड गेट पॉपकॉर्न। उन्होंने बस थिएटर की जैसे स्क्रीन है, मूवी स्क्रीन है जिसपे फिल्म चल रही है, उसके ऊपर उन्होंने एक साइन लगाया हुआ था, फ्लैश उन्होंने कर दिया था ड्यूरिंग द मूवी। बीच बीच में कभी कभी जो है वो साइन फ्लैश होता था और उस साइन पे लिखा हुआ था गेट पॉपकॉर्न ड्यूरिंग द इंटरवल। तो एक ग्रुप में उन्होंने ये किया था, दूसरे ग्रुप में ऐसा नहीं किया था कुछ। ड्यूरिंग इंटरवल उन्होंने देखा कि कितने लोग हैं जो उठ के पॉपकॉर्न खरीदते हैं। तो दे नोटिस कि जिस ग्रुप में उन्होंने वो मैसेज फ्लैश किया था गेट पॉपकॉर्न का, उस ग्रुप में ज्यादा लोगों ने जाके पॉपकॉर्न खरीदे। जब उनसे पूछा गया कि क्यों खरीदा, तो देवर लाइक दिल जा रहा था। ठीक है, तो उनको ये आइडिया नहीं था कि हमने एक मैसेज देखा और उस देखने की वजह से हमने किसी का ऑर्डर फॉलो किया है, किसी की कोई बात मानी है। they feel like it comes from within, but mostly it is because unconsciously, subconsciously वो जो एक चीज थी वो बैठ गई उनके दिमाग में। ठीक है, इसी तरह से आप देखें कि जितने भी हमारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं शोज के बीच में, टीवी शोज के बीच में, दे आर ऑल प्लेस्ड टू गिव दिस सबलिमिनल मैसेजेस, जैसे जिसको हम कहते हैं कि मॉर्निंग शोज के बीच में आप देखें कुकिंग ऑयल के एड्स चल रहे हैं, बच्चों के न्यूट्रिशन के एड्स चल रहे होते हैं। वाई? बिकॉज दैट इज द टाइम जो कि मदर्स का होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्निंग शोज मदर्स देखती होती हैं। वी नो के जो फादर्स हैं वो जॉब पे जा रहे हैं मोस्टली, तो वो घर पे नहीं होंगे, जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल में होंगे, तो उनका टाइम नहीं है। फिर अगेन बच्चों का जो टाइम होता है, प्राइम टाइम, जो 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 जैसे इवनिंग का टाइम होता है स्कूल से वापस आने का, जब कार्टून चल रहे होते हैं, उसमें आप देखें कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो चॉकलेट्स की, कैंडीज की, उस तरह की चीजों की ज्यादा होती है। एंड रात का जो टाइम है जिसमें पूरी फैमिली प्रॉब्ली साथ में बैठती होगी, उस टाइम के एड्स डिफरेंट होते हैं। सो दे यूज दीज एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज ऑल्सो प्राइम करने के लिए कि आपके जहन में एक चीज बैठ जाए, आपको वो मैसेज कॉन्स्टेंटली मिलता रहता है, तो यू फील लाइक यू वांट इट या यू नीड इट, एंड यू डोंट नो हाउ इट हैपेंस बिकॉज इट इज हैपनिंग सबकॉन्शियस। नेक्स्ट जो आपकी टाइप ऑफ मेमोरी है, दैट इज द एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी इज आल्सो नोन एज डेक्लरेटिव मेमोरी। इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एपिसोडिक एंड सेमांटिक। मेजरली इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगी। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी वो हर चीज जो कि इम्प्लिसिट के अलावा है वो सब एक्सप्लिसिट है। ठीक है, तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये, एनीथिंग दैट इज नॉट इम्प्लिसिट इज एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट इज द ब्रॉड कैटेगरी। अब इसमें हमारे पास एपिसोडिक है। व्हाट इज एपिसोडिक? इज रिलेटेड टू थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन योर लाइफ। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो इवेंट्स हैं लाइफ के, वो सारे एपिसोडिक मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, तो एपिसोड का वर्ड है इसके साथ। एपिसोड मतलब समथिंग दैट हैपेंस, और हैपनिंग का मतलब सम इवेंट। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप याद करें। तो हमारे इसमें ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट्स भी हैं, थिंग्स दैट वी हैव गॉन थ्रू, थिंग्स दैट हैव हैपेंड, लेकिन दे आर ऑल रिलेटेड टू आवर पर्सनल लाइफ, हमारी लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, so individuals tend to see themselves as actors in these events, and the emotional charge and the entire context surrounding an event is usually part of the memory. ठीक है, तो सिर्फ वो नहीं, मतलब ओवरऑल सारी चीजें आपको पूरी याद रहती हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन कौन मौजूद था, किसने क्या कहा था,
अब वो डिपेंड करता है ऑन हाउ फ्रेश द मेमोरी इज और हाउ ओल्ड द मेमोरी इज, कि आपको फाइन डिटेल्स कितनी याद होंगी, ठीक है, लेकिन आपको पूरा एक्सपीरियंस याद रहता है। Semantic memory, on the other hand, it is a memory of facts and figures. ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्ल्ड वॉर है वो कब हुई थी, ठीक है, so this is a fact, this is information that you have learned with time through different sources. ये जो सारी चीजें हैं दैट इज सेमांटिक मेमोरी। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स की नॉलेज है, या जनरली जैसे फॉर्मूलाज हैं मैथ्स के, या केमिकल जो फॉर्मूलाज हैं, H2O पानी को कहते हैं, दीज आर ऑल जस्ट फैक्ट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंट चीजों के, थ्योरेटिकल नॉलेज है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर सेमांटिक मेमोरी। तो ये आपकी ज्यादातर लर्निंग होती है, फैक्चुअल नॉलेज पे बेस करती है, आप कौन से स्कूल गए हैं, आप कौन से फील्ड में हैं, ये उससे रिलेटेड है, आप किस तरह की चीजें पढ़ते हैं, किस तरह का आपका एक्सपोजर है, तो ये पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफर करेगा। आपका पर्स मतलब आप किस चीज को ज्यादा स्टडी करते हैं, वो चीजें आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेमोरी का मतलब उसकी सेमांटिक मेमोरी का पार्ट हो जाएंगे। Then we have flash bulb memory. Now, flash bulb memory is something that means कि you remember something as it is, कोई खास event, and mostly this is something that has a high emotional value for you. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, तो इफ फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे तो मैंने एग्जाम्पल दी हुई है 9/11 की, उसकी टेररिस्ट मतलब 9/11 की, फिर असैसिनेशन ऑफ जॉन कैनेडी, दीज आर ऑल वेस्टर्न रिलेटेड एग्जाम्पल्स। अपनी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर द डे व्हेन बेनजीर भुट्टो डाइड? हम्म, ठीक है, तो सोचिए कि वो व्हाट हैपेंड, कैन यू थिंक ऑफ लाइक ऑल द डिटेल्स, आप कहाँ बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे, क्या मैम, हुआ था? हम हाँ लोग जी। टीवी देख रहे थे हम्म। और मेरा भाई समोसे लेने गया हुआ था। हम्म। तो वो जब आया तो क्या तुम लोगों को पता है कि क्या हुआ? हमने कहा नहीं, बल्कि टीवी बंद था। जब हमने टीवी ऑन किया तो वो पूरी मतलब पूरे शहर में हलचल मची हुई थी। तो फिर मतलब वो हम्म। हमसे हजम भी नहीं, उसने मतलब लाया था और वो एकदम से पूरे मतलब वो फूट हम्म। पड़े थे। हम्म। आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं। हम्म। तो हम्म। बहुत अजीब सा टाइम था, और सिर्फ वो नहीं बल्कि जो हजारों डेथ्स उनके बाद हुई, हम्म। और बहुत हेल्पलेस सिचुएशन थी। तो यस, वी डू रिमेम्बर इट। हम्म। 2007 17 दिसंबर। हम्म। 17 नहीं था, इट वाज 27 था। ठीक है, तो अब देखिए कि आपको ये तक याद है कि भाई समोसे लेने गया हुआ था, दिस इज सच अ ट्रिवियल एक्टिविटी, मतलब कोई इसमें कुछ कुछ अनोखा नहीं है, समोसे लेने जाना कोई बहुत अनोखी सी बात नहीं है, बट यू रिमेम्बर इट बिकॉज दैट होल सिचुएशन वाज इमोशनली चार्ज। तो बाकी के भी जितने लोग आप यहाँ पे कह रहे हैं, यू नो यू दैट यू रिमेम्बर इट, ठीक है, अपनी कजिन की मेहंदी पे जा रही थी, yeah, any other thing, you would remember exactly what happened. Why? Because this event was so emotionally charged. There were so many feelings उस वक्त, एक डर था, खौफ था, एंजाइटी थी, शॉक था, मतलब इट वाज जस्ट कंप्लीटली मतलब एक एकदम से ब्लैकआउट्स हो गए थे, जो लोग बाहर थे, मतलब सिग्नल्स जैम हो रहे थे बिकॉज एवरीवन वाज कॉलिंग ईच अदर, लाइट का कुछ पता नहीं था, कहीं पावर कट डाउन हो रहा है, मतलब इट वाज devastating at that time. It was just मतलब devastating से ज्यादा आप ये कहें कि शॉक एलिमेंट जो उस इवेंट का था वो बहुत ज्यादा था, और शॉक के साथ साथ एंजाइटी प्रोवोकिंग एलिमेंट उसके अंदर आते गए साथ साथ। हाँ, I was so young, it was so disturbing to hear all the stories next few days, right? So it's like because this is why you still remember it, you still remember all the details. ये आपकी फ्लैश बल्ब मेमोरी है, जैसे फ्लैश होता है ना, कैमरे का फ्लैश है कि जब आप क्लिक करते हैं तो एकदम से फ्लैश होता है, तो कहीं अंधेरा भी होता है तो इट लाइट्स अप, यू कैन सी इट क्लियरली। तो ये जो फ्लैश बल्ब मेमोरी है ये इसी को कहते हैं कि शायद उसके आगे पीछे उससे मतलब बिल्कुल, अगर हम कहते हैं 27 दिसंबर की बात है, 26 दिसंबर को आप क्या कर रहे थे, यू माइट नॉट रिमेम्बर एट ऑल, आई डोंट एटलीस्ट, ठीक है, लेकिन उस दिन की, उस स्पेसिफिक डे की जो मेमोरी है वो आपको फ्लैश बल्ब की तरह बिल्कुल आपको याद है एग्जैक्टली क्या इस हुआ था। टाइम भी 5 से 6 टाइम, बज रहे थे शाम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो टाइम भी, तो दिस इज हाउ सिग्निफिकेंट इट इज। तो फॉर समबडी जो कि
शायद उस वक्त 5-6 साल का हो या 3-4 साल का हो, छोटा बच्चा हो, उसके लिए शायद ये मेमोरी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होगी, उसको शायद याद नहीं होगा, बिकॉज उनकी मेमोरी उस तरह से उस चीज को पिक नहीं कर रही। लेकिन जिसने भी उस चीज को अंडरस्टैंड किया, इवन इफ नॉट द होल सिचुएशन कि ये पॉलिटिकली इसके इसकी इम्प्लीकेशन क्या थी, बट यू सॉ दैट आपके घर में टेंशन का माहौल था, आपको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ऐसा लगा कि पूरी सिटी जो है वो जैसे क्या होगा नो बडी नोज, लोग ट्रैफिक में फंसे। आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा भाई जो है वो घर पे नहीं था, तो दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी वेरी अपसेटिंग कि हम कांटेक्ट कैसे करें, फोन नहीं लग रहा, अचानक से ब्लैकआउट हो गया, तो इट वाज वेरी वेरी एंजाइटी प्रोवोकिंग, बहुत ज्यादा टेंशन थी। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लैश बल्ब मेमोरी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा इवेंट, अब ये ऐसा इवेंट है जिससे सब गुजरे हैं, ठीक है, तो इसलिए आप इसको जैसे शेयर भी कर सकते हैं विद ईच अदर। बट समटाइम्स सम फ्लैशबल्ब मेमोरी जरूरी नहीं है कि वो कोई नेशनल लेवल पे कोई इवेंट हो, इट इज जस्ट एनी इवेंट दैट हैज अ हाई इमोशनल impact on you. So it could also be something very personal to you. Like if there is a death in the family, or if there is even a marriage in the family, या कोई बहुत अच्छा इवेंट है, like birth of a first child, अगर किसी फैमिली में फर्स्ट बेबी अगर कोई होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेमोरीज होती हैं जिसमें आप बहुत इमोशनली चार्ज अप होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज मेमोरीज दे हैव अ स्पेशल प्लेस, यू रिमेम्बर देम, क्या था, क्या हो रहा था, किस तरह से था, आप पूरा इवेंट रिकॉल कर सकते हैं। दीज आर ऑल फ्लैश बल्ब मेमोरीज। ठीक है, एक मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं। इसमें जो है, आई एम गोइंग टू रीड आउट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स टू यू। इसमें बहुत जरूरी है कि आपको मेरी आवाज क्लियरली आए, सो आई होप एवरीवन कैन हियर मी क्लियरली। आई एम गोइंग टू रीड आउट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स टू यू। आपने उस पूरी लिस्ट को सुनना है। उस लिस्ट में आई थिंक 15 वर्ड्स हैं टोटल, 12 से 15 वर्ड्स हैं, अभी मैं कंफर्म करती हूँ आपको। ठीक है, तो आपने उस लिस्ट को सुनना है। जैसे ही मैं लिस्ट खत्म करूं, आपने उस लिस्ट की सारी चीजों को रिकॉल करना है। ठीक है, सो अगेन इफ यू हैव पेपर पेन अपने पास रख लें, कोई भी ऐसी जगह जहां पर आप लिख सकें। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रीड आउट द लिस्ट। इसमें देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 15 वर्ड्स हैं। ठीक है, सो देर आर 15 वर्ड्स इन टोटल। और आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग द वर्ड्स। एज सुन एज आई फिनिश द वर्ड्स, यू कैन स्टार्ट रिकॉलिंग। जो जो वर्ड्स आपको याद आए वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप एवरीवन इज रेडी। इसको स्टार्ट कर, तो लिसन केयरफुली, अभी सिर्फ सुनिएगा। बेड, रेस्ट, अवेक, टायर्ड, ड्रीम, वेक, snooze, blanket, doze, slumber, snore, nap, peace, yawn, drowsy। अब लिखिए जो जो आपको याद आ रहा बस कुछ वर्ड तो समझ ही नहीं है। है। बस कोई बात नहीं, अब जो याद आ रहा है लिखिए। जिस जिसका हो जाए मुझे बताते जाइएगा। सो मेरे यहाँ नहीं लिखे, इंडिविजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं हम।
जो जो लिखता जाए यहाँ बताता जाए कि उन्होंने लिख लिया अपने पास, हम उसको फिर चेक कर लेंगे। ओके। ऑलराइट। ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 more minute। सब लोग जो जो और लिख रहे हैं वाइंड अप करें। ओके, चलिए अब मैं वर्ड्स रिपीट करती हूँ एंड चेक इफ यू हैव रिटन देम और नॉट। ठीक है, so we have awake, dream, doze, sleep। sleep कितने लोगों ने लिखा है? और ओके, धीरज ने लिखा है। और sleep किसने लिखा है? यहाँ इंटरेस्टिंगली सुमेरा ने लिखा है डेथ, बेड, डेथ, अवेक, ड्रीम। ठीक है, बाकी के वर्ड्स तो मिसहर्ड थे, but the whole concept here is कि like the word sleep was not on the list, the word death was not on the list, but सारे जो words हैं they're all very much related to sleep। Okay, like um, uh, re if I say the words again: bed, rest, awake, tired, dream, wake, snooze, blanket, doze, slumber, snore, nap, peace, yawn, drowsy। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये स्लीप से रिलेटेड हैं या एक उस पीस की स्टेट से, ठीक है, सोने से रिलेटेड है। तो यू माइट व्हेन यू रिकॉलिंग द लिस्ट, नो नॉट स्लीट, अब आई डोंट नो ये कौन सी वर्ड है, मैं वर्ड की लिस्ट यहाँ कॉपी कर दूंगी लेटर ऑन। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट हियर इज दैट व्हेनेवर यू ट्राई टू व्हेनेवर यू हियर समथिंग में आपको एक सिमिलर जो वाइब आपको मिल रही होती है, आपको लग रहा होता है कि आपने वो चीज सुनी है या वो चीज भी एग्जिस्ट करती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जस्ट योर कंस्ट्रक्टिव मेमोरी। तो कंस्ट्रक्टिव मेमोरी इज व्हेन our brain it fills out gaps in memory, um, to just make more sense of it। तो यहाँ पर भी अगर हम इस लिस्ट की बात करें, इस तरह की लिस्ट की, आपने जब डेथ लिखा है इस पे या अगर इस पे स्लीप लिखा है, तो इट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, बट यू थॉट ऑफ दैट वर्ड बिकॉज all those other words reminded you of that word, and then you believe that you heard it कि ये भी लिस्ट में मौजूद था। ये जो चीज होती है ये कंस्ट्रक्टिव मेमोरी है। इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है बिकॉज हमारी डेली लाइफ में यूजली जब भी हम किसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो उसमें हमारा खासतौर पे व्हेनेवर वी आर इमोशनली लाइक चार्ज्ड अप या हमें हमारी इमोशंस उसमें अटैच होते हैं, वी रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट डू नॉट हैपन। आपकी किसी से अगर लड़ाई हो जाती है एंड देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ सम हार्श वर्ड्स या जो भी है,
later on you might remember them saying a lot more mean stuff than they actually said. ठीक है, तो यूजुअली लड़ाई इस चीज पे हो जाती है कि नो you called me selfish and the other person would be I did not call you selfish but you would just keep saying कि नहीं you said it I remember कि you said it मतलब you called me selfish या you called me this या that जो भी हो उस वक्त आप दोनों में से कोई झूठ नहीं बोल रहा होता। बात सारी है कि when you hear them say all those things आपको ऐसा लगा कि वो आपको सेल्फिश कह रहे हैं, उनकी बातों से कॉन्टेक्स्ट ये बन रहा था। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट क्योंकि ये था तो यू फील लाइक दे ऑल्सो कॉल यू सेल्फिश। ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है सुमेरा, दिस इज नॉट पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी स्पेसिफिकली कि यू फील लाइक यू एक्चुअली रिमेम्बर इट हैपनिंग। इट्स नॉट कि मुझे लगा कि तुमने ऐसा कहा, यू समटाइम्स फील लाइक यू हर्ड देम से अ सर्टेन सेंटेंस सर्टेन वर्ड। खास तौर पे जब ये ज्यादातर तब होता है जब हमारी किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है, समटाइम्स इवन विद अथॉरिटी फिगर्स या जो भी हो। whenever you feel like आपको कोई डांट रहा है कुछ कह रहा है उसके अंदर से जो भी मीनिंग आप ले रहे हो जो भी कॉन्टेक्स्ट उसका है तो यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग डिफरेंट डिटेल्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट। यस इन वंस ओन हेड आपको लग रहा होता है कि इट हैपेंड लेकिन इट डजंट। ठीक है, इट डिडंट हैपन लेकिन आप यू रिमेम्बर इट, ऐसा लग रहा होता है कि आई रिमेम्बर इट क्लियरली, उन्होंने यही कहा था या उसी तरह से वो कर रहा था। या खास तौर पे अगर आपकी अगेन इफ यू स्टार्ट लाइक फॉर एग्जांपल फीलिंग कि समबडी इज इग्नोरिंग यू या समबडी इज बीइंग जेस्चर्स के थ्रू आपको कोई मीननेस शो कर रहा है तो सम यू बिकॉज यू बिलीव कि अच्छा उन्होंने ये भी किया तो फिर समटाइम्स यू माइट इवन रिमेम्बर कि अच्छा उन्होंने तो आई रोल भी किया था, वो देख के जो है वो मुस्कुरा रहे थे और आपस में हंस रहे थे। तो some of it might be true but some of the details maybe you're remembering only because you feel like ये उसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है तो ये किया जरूर होगा तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने वाकई में देखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफरेंट, दिस इज नॉट द ओनली रीजन व्हाई इट हैपेंस। जो आप जैसे कह रहे हो कि क्लास 6 में हुआ था, इट देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। दे रियली थॉट आई सेड व्हाट दे थॉट आई हैड सेड एग्जैक्टली। ठीक है, तो इट्स मोस्टली इट्स नॉट मतलब इट्स जस्ट दैट यू रिमेंबर थिंग्स दैट वे, दिस इज योर कंस्ट्रक्टिव मेमोरी। ये हमारी डेली लाइफ में बहुत दफा होता है जब खास तौर पे जब हम पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं तो some details we remember, some details are just our brain and our mind filling the gap कि अच्छा ये चीज भी हुई होगी एंड हम उसको फैब्रिकेट नहीं कर रहे होते, वी जेन्युइनली बिलीव दैट वी हैव सीन इट लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज इट इज अ कंस्ट्रक्टिव मेमोरी। ये बस एक प्रोसेस है फॉर अस टू गेट अ कंप्लीट पिक्चर। इसीलिए ये जो आई विटनेसेस हैं या टेस्टिमनीज होती हैं कोर्ट में, ओनली वन पर्सन इज नॉट इनफ, नॉट सफिशिएंट। जब आप भी खास तौर पे इस तरह से होता है तो किसी एक की बात काफी नहीं होती until and unless multiple people are involved and they have seen the same thing, heard the same thing। आप देखें कि अगर आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट होती है then mostly if both of you are disagreeing on something कि हुआ था या नहीं then you call in a third person कि तुम बताओ did it happen like this or not and sometimes वो एक बात कह देता है कि ऐसा नहीं हुआ था एंड यू फील लाइक नहीं वाकई में हुआ था आई रिमेम्बर बट the others don't, so that is because कंस्ट्रक्टिव मेमोरी है आपकी, इसीलिए बाकियों को याद नहीं आ रहा बट आपको वो चीज लग रहा है कि नहीं याद आ रही है ऐसे ही हुआ था। so this could be that strong, so it's not fabrication, it's not malicious लेकिन it is something that you genuinely remember। वैसे एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि there was a sort of like on the street outside उन्होंने सीन क्रिएट किया जहाँ पर there was this person who acted as if he was a thief। ठीक है, किसी से कुछ चुरा के भाग रहा है तो उसने किसी से कुछ चुरा, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उसने किसी से कुछ चुराया और वो स्ट्रीट के बीच में से लोगों के बीच में से भागा उस पर्स को हाथ में लेते हुए और उसके पीछे जाहिर है पुलिस वगैरह की यूनिफॉर्म में कुछ लोग पीछे भागे, सब कॉलिंग आउट कि वी नीड टू कैच हिम। तो एक पूरा उन्होंने जैसे एक थीफ का एक पूरा सिनेरियो क्रिएट किया। अब फिर वहां पर जितने लोग मौजूद थे उन्होंने फिर अगेन एज पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो पुलिस ड्रेसेस में यूनिफॉर्म्स में ड्रेस्ड अप थे उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि if you have seen the person, would you mind like coming with us and giving us a little मतलब अपनी गवाही जैसे विटनेस दे दें कि आपने क्या देखा बिकॉज वो बंदा भाग गया है, we need to catch him, so can you help us out। so all those people who agreed उनको उन्होंने एक कमरे में बिठाया कि अच्छा आप यहाँ बैठे, हम थोड़ी देर में आपको बुलाते हैं, आपसे टेस्टिमनी ले लेंगे कि आपने क्या देखा। अब ड्यूरिंग दैट जब वेटिंग एरिया में जब ये लोग बैठे हुए थे they sent in
two people जिनको again who were part of the experiment. These two people they went in there and they pretended to be witnesses themselves and then they started discussing it. ऐसे ही बैठ के उन्होंने मतलब एक discussion start की कि मतलब that it was जैसे उन्होंने कहा कि बहुत horrible था पता नहीं मैं तो फोन में लगी हुई थी and suddenly I see this person running away and then जाहिर है जब क्या discussion है तो everybody because they had seen it so they started discussing. Now they were just आपस में they were just talking about what they saw. अच्छा वो भाग के आ रहा था and I think I saw that उसने जैकेट पहनी हुई थी और इस तरह से था. अब ये जो दो लोग एक्सपेरिमेंटर्स में अपने साथ अपनी तरफ से बिठाए गए थे द कॉन्फेडरेट्स उन्होंने अब कुछ फॉल्स डिटेल्स देना शुरू कर दी कि आई रिमेम्बर उसके रेड हेयर थे नो ही हैड रेड हेयर और उसके बिल्कुल जैसे स्पाइक्स बने हुए थे बालों पे आई आल्सो सॉ कि उसने कान में जो है ना अपनी एक इयररिंग पहनी हुई थी या किसी ने कहा कि उसकी जो है वो जिसने जो है वो जीन्स ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी तो दीज वर ऑल लाइक डिटेल्स दैट वर फॉल्स. So they started saying they just बहुत कम दो तीन चीजें उन्होंने इस तरह की दी फॉल्स इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऐड की एंड देन लेटर ऑन बाकी जो लोग थे उन सबको बुलाया गया अपनी टेस्टिमनी के लिए कि व्हाट डिड यू सी सो दे नोटिस कि सम ऑफ देम दे गेव दोज डिटेल्स जो उन कॉन्फिडेंट्स ने दी तो दे सेड कि उसके रेड हेयर थे तो उन्होंने कहा कि मतलब डू यू रिमेम्बर आपने देखा था दे वर लाइक यस आई रिमेम्बर तो दे डिड नॉट रियलाइज कि इट वाज अ कंस्ट्रक्टिव मेमोरी कि उन्होंने नहीं देखा उन्होंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो था ही नहीं वो रेड थे ही नहीं तो इट इज पॉसिबल फॉर देम टू हैव सीन इट लेकिन जब उनसे पूछा गया क्योंकि मतलब दे प्रिटेंडेड कि यू नो वी नीड पूछा क्या यू श्योर एंड डू यू रिमेम्बर इट प्रॉपर्ली तो दे वर वेरी कन्विंस्ड कि हाँ वाकई में हमने देखा था आई रिमेम्बर एंड फिर उसमें और डिटेल्स ऐड होना शुरू हुई जैसे ये कि अच्छा अगर उसकी अब ब्लू जीन्स है उसने ब्लू जीन्स नहीं पहनी हुई थी उसने कोई पता नहीं रेड कलर के पैंट्स पहने हुए थे अब when they remembered they said blue jeans है they were like अच्छा do you remember it properly उन्होंने कहा हाँ ब्लू थी और फिर उसमें अब और आ रही है कि उसकी जो है जैसे वहां पे बटन्स थे या वो रिप्ड थी नी से उसकी रिप्ड थी so they just started adding more details and again it was not because they were deliberately trying to sabotage the interview but because they genuinely started remembering all of those things and all of this is part of your constructive memory कि आपका दिमाग उस चीज को क्रिएट करता है एज अ मेमोरी लेकिन इट डज नॉट एग्जिस्ट सो दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग इट कुड बी तो अपनी रियल लाइफ में भी whenever you come across situations where somebody disagrees with you about what happened आप कह रहे हो ऐसा हुआ था और सामने वाला कहे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था तो उसमें बी श्योर कि जरूरी नहीं है कि आप सही सोच रहे हो या आप सही याद कर रहे हो some of it might be your constructive memory. It could also be their constructive memory. So always ऐसी चीजों में try to have a third person's opinion or two or three people if present. And अगर there is a difference of opinion, then just give some benefit of doubt कि हो सकता है you're remembering it wrong. No matter how strongly you feel कि आपको सही से याद. Lastly, we have retrospective and prospective memory. रेट्रो हम हमेशा पास्ट को कहते हैं लाइक समथिंग ओल्ड पुराना पीछे रेट्रो तो रेट्रोस्पेक्टिव इज समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट उसका रिकॉल इज रेट्रोस्पेक्टिव तो इसके अंदर हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी की भी जो टाइप्स हैं जैसे हमने एपिसोडिक मेमोरी की बात की हमने फ्लैश बल्ब मेमोरी की बात की दीज आर ऑल यू कुड से दीज आर रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी क्योंकि ये आपके पास्ट में हुआ है प्रोस्पेक्टिव मेमोरी प्रोस्पेक्टिव इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन तो होने वाला है prospective memory is related to something that is about to happen and remembering to remember you could say for example जैसे अलार्म लगाना किसी चीज के लिए रिमाइंडर अपने लिए किसी चीज का देना ठीक है तो remembering to remember कि आपने अगर कोई क्यों रखा है कि अच्छा आप सुबह जैसे हम मतलब हमने अपने कॉलेज के टाइम पे ये सुना था कि मिर्जा गालिब whenever he used to remember मतलब एक शेर उनके जहन में आता था तो he would tie a knot like on his कमीज या रुमाल और समथिंग आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट लेकिन हम मतलब हमारे टीचर ने बताया था कि दिस इज हाउ ही यूज्ड टू डू इट ही वुड जस्ट टाई अ नॉट तो उसके बाद जब जब वो नॉट खोलता था ही वुड रिमेम्बर इट ठीक है मतलब उसको रिकॉल किया तो दोज वर हिज क्यूज वो उसकी प्रोस्पेक्टिव मेमोरी थी कि ही इज ट्राइंग टू रिमेम्बर समथिंग बाय अ जेस्चर हमारे यूजुअली जो हमारे अलार्म्स हैं रिमाइंडर्स हैं ये सारे प्रोस्पेक्टिव मेमोरी के टाइप्स हैं इवन व्हेन वी लाइक लीव अ नोट टू आवरसेल्फ कि कॉल या डू वही बात है डू होमवर्क या ब्रिंग ग्रोसरी जो भी है छोटी भी है दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर प्रोस्पेक्टिव मेमोरी ठीक है इसको हम स्किप कर देते हैं राइट नाउ बिकॉज दिस इज सपोज्ड टू डू बी समथिंग जो कि हम क्लास में करते हैं बट दिस इज इन देयर सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर
I hope it was clear. थोड़ा सा इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं for you to remember, for you to learn. But again, try to do it with examples, conceptually करें. Now let's move to your exam. In the meantime, let me stop the recording.